जब कोई लड़की अपने मायके से ससुराल में कदम रखती है तो बहन जैसा रिश्ता अपनी ननंद में ही ढूंढती है और ननंद भाभी में एक सहेली। लेकिन इस कहानी में ऐसे शुरुआत नहीं होती। यहाँ भाभी और ननंद कैसे बंधे एक बंधन में, ये जानने के लिए सुनिए ननंद एक अनोखा बंधन। ये कहानी है रूहानी की, जो अपने दो भाई जतिन, नितिन और भाभी कोमल और रीनू के साथ रहा करती थी। उसके दोनों भाई की शादी हो चुकी थी। वैसे रूहानी अपने भाइयों की लाडली थी, पर कोमल और रेनू रूहानी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ऐसी एक दिन कोमल अपनी देवरानी से बोलती है, रेनू मैं क्या सोच रही थी कि आज क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। बस हम यहीं घर पे पड़े रहते हैं हमेशा। देख ना कितना वक्त हो गया है बाहर के नज़ारे देखे हुए, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेते हम तो। हमारे पति तो कहीं जाने का नाम लेते नहीं है और ना ही वो कभी हमें घुमाते हैं, और जब उनकी बहन जाए तो उन्हें कभी कहीं जाने से मना भी नहीं करते। दीदी, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो जानती है ना कि हमारे सर पर एक नागिन बैठी है जो हमारे सीने पर अपना छत्ता फैलाए बैठी है। अब अगर हम अपने पतियों के साथ कहीं भी बाहर जाएंगे तो हमारे पति उसको छोड़कर तो जाएंगे नहीं। अब जब भी जाएंगे तो वो भी हमारे साथ ही चलेगी। इन लोगों का बस चले ना तो जब देखो तब ननद की बेबी सिटिंग करवाते रहे। बोल तो तुम सही रही हो, मैं भी बहुत दुखी हूँ इस लड़की से। ये नंद नहीं बोझ बनकर रह गई है बस। पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। जिस दिन ये यहाँ से जाएगी ना उस दिन हम लोगों को सांस आएगी। तुम चिंता मत करो दीदी, आज जब ये आएंगे ना तो मैं उनसे रूहानी की शादी की बात करूंगी। फिर जवान बहन भी तो हो गई है ना, अब शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए या फिर ये इसी घर में रह गई ना तो हमें पूरी जिंदगी से झेलना पड़ जाएगा। हाँ, एक बार बात करके देखते हैं, क्या पता इन भाइयों के दिमाग में कुछ घुस जाए और उसकी शादी करवा दें ये लोग। माँ बाप तो इस मनुष्य को यहाँ छोड़कर चले गए हैं, अब हम लोगों को झेलना पड़ रहा है ये। रूहानी की दोनों भाभियाँ उसके बारे में ऐसे ही कड़वी बातें करती रही और आज दोनों देवरानी जेठानी की बातें दरवाजे पर खड़ी रूहानी सुन लेती है, पर वो अपनी भाभी से कुछ नहीं बोलती और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। रूहानी अपने कमरे में जाकर अपने माँ और पिता का फोटो लेती है और रोते हुए खुद से बोलती है, माँ, पिताजी, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? देखो ना, आपके जाने के बाद भाभियाँ मुझसे कितना चिढ़ती हैं। काश आप यहाँ होते। अगर आप यहाँ होते ना तो सच में मुझे कभी कोई कुछ नहीं बोलता और फिर मैं इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि राजकुमारी बनकर रहती। आप क्यों चले गए माँ पापा? एक बार लौट कर आओ, मुझे आपका प्यार, अपना सम्मान सब चाहिए। और उस दिन रूहानी फूट फूट कर बहुत रोती है। आज उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उसने अपने ही घर में खुद को पराया महसूस किया था। इसके बाद रूहानी अपने माँ पिता की फोटो से बात करते करते सो जाती है। जब शाम की चाय कोमल और रेनू के सामने नहीं आती तब रेनू चिल्लाते हुए रूहानी को आवाज लगाती है, महारानी, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? जिंदा भी है या नहीं है? आज की चाय देनी है या नहीं, या आज हम ऐसे ही बिना चाय पिए रह जाएं? रूहानी अपने ही घर में अक्सर जिल्लतों का सामना करती और बेचारी उफ तक न करती। अचानक अपनी भाभी की आवाज सुनकर एक झटके से रूहानी की आंखें खुल जाती हैं और समय देखते हुए वो खुद से बोलती है, हे भगवान, शाम हो गई है, भाभी को चाय देनी है। अगर नहीं दी तो भाभी घर को सर पर उठा लेंगी। मैं अभी जाकर चाय बना देती हूँ। हाँ भाभी, अभी लाई। रूहानी अब तुरंत उठकर किचन में जाती है और अपनी भाभीयों के लिए चाय बनाकर अपनी भाभी को देती है और चुपचाप खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात को जब नितिन और जतिन घर पर वापस आते हैं तो रेनू अपने पति से बोलती है, नितिन जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमारी ननद बड़ी हो गई है तो क्यों ना अब हम उसके हाथ पीले कर दें, और फिर ये जिम्मेदारी हमें पूरी भी तो करनी है। नहीं, अभी मेरी बहन छोटी है, इसलिए मैं और भैया उसकी शादी तो क्या, उसकी शादी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। माना कि माँ और बाबा अब नहीं रहे, लेकिन हमारी बहन कोई बोझ नहीं है हमारे लिए, जिसकी शादी करके हम उस बोझ को हल्का करें। ये घर उसका है, जब तक वो ना चाहे उसकी शादी हम नहीं करेंगे। अरे 21 साल की हो गई है वो, अभी भी बच्ची है क्या वो? और लड़की तो 18 के बाद शादी के लायक हो जाती है। हम थोड़ी उसका बाल विवाह करने को कह रहे हैं। तुम मुझे मत बताओ उसकी शादी कब करनी है और कब नहीं, समझी? भूख लगी है, चलकर खाना परोस दो। दोनों भाई अपनी बहन से प्यार करते थे, इसलिए वो इन चालाक लोमड़ियों की बातों में नहीं आए। चाहे रूहानी को वो कितना भी सताए, लेकिन रेनू की जबान उसके पति के आगे नहीं चलती और वो चुपचाप अपने पति के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने लगती है। अपनी ननंद की वजह से उसको सुनने को मिला था,
बस इसलिए अब रेनू अपनी ननद से बदला लेना चाहती थी। इसलिए अब सुबह जब जतिन और नितिन अपने काम पर निकल जाते हैं तब रेनू कोमल से बोलती है, आपको पता है दीदी कल रात को क्या हुआ? इस मनहूस के चक्कर में नितिन जी मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसको यहाँ से कैसे निकालूं। देखो रेनू, इस करमजली के चलते उन्होंने तुम पर अपना गुस्सा उतारा है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं इसको इसकी औकात दिखा देती। जैसे इसने हमारा जीना हराम किया हुआ है ना, वैसे मैं भी इसकी जिंदगी जहन्नुम बना देती। आप चिंता क्यों करती हो दीदी? सुबह हो चुकी है पर महारानी अभी तक नहीं उठी है, इसलिए अब आप मेरा कमाल देखिए। आज आप देखते जाइए मेरा कमाल। अपने घमंड में अब रेनू अपनी ननद रूहानी के कमरे में जाकर उसको उठाती है और उसको देर तक सोता हुआ देखकर उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अपनी ननद से बोलती है, अरे ओ हीरोइन, उठ जा। उठना भी है आज नहीं उठना? महारानी बनी बैठी है, 12-12 बजे तक सोती रहती है। भाई तो कुछ बोलता नहीं है, तो सोचती है कि यूं ही आराम फरमाऊं। भाभी उठ ही रही थी मैं, वो बस। ना ना ना, पड़ी रहे तू महारानी, सारा काम तो तेरा मैं करूंगी। तेरे मरे हुए बाप ने मुझे नौकर जो बनाकर यहाँ छोड़ दिया है, हम करेंगे तेरी खिदमत। भाभी पापा जी के ऊपर मत जाइए। और रही बात मेरी, तो आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, तेरी तो हर रोज ही तबीयत खराब रहती है। देख, उठ जा, घर का काम भी करना है। पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा मुझे। भाभी मुझसे जो भी होता है वो मैं कर देती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों बोलती हो? मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे ये नहीं करना, पर फिर भी। ए, फालतू ना बकवास मत कर, उठ जा जल्दी से। सारा दिन तो तेरा खाना पीना और सोना ही लगा रहता है, उठकर काम कर चल। रेनू के कहने पर रूहानी जा ही रही होती है कि इतने में रेनू एक बार फिर से रूहानी से बोलती है, अरे ओ महारानी, ये जो कंबल है ना वो कौन लपेटेगा? चल इसको लपेट कर बाहर आ जा। खून पी रखा है इसने मेरा। काम धंधा तो एक नहीं करना और ड्रामे तो ऐसे करती है जैसे ना जाने कहाँ की राजकुमारी है। फिर से रेनू रूहानी का अपमान करती है और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी रूहानी वहीं पर रोती रह जाती है। समय गुजरता है। एक दिन जब रूहानी टीवी देख रही थी तभी उसकी भाभी कपड़े लेकर आती है और बोलती है, सारा दिन तुझे आराम ही दिखता है क्या? ये क्यों नहीं सोचती कि थोड़ा सा काम करवा लूं अपनी भाभीयों का? भाभी मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी आप ऐसे क्यों करती हो मेरे साथ? आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? लोगों को तो भाभी को माँ सहेली ऐसे दर्जा देते हैं, लेकिन आपकी नफरत के सामने तो खैर, चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए आप चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन मैंने हमेशा आपका सम्मान ही किया है। हाय हाय, देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। एक तो सारा दिन ही आराम करती रहती है, ऊपर से इसे कोई काम बोल दो तो इसे मौत आ जाती है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तेरे कमरे में ना मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें लपेटकर अलमारी में रख दियो, और बाथरूम में वहाँ पे भी कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो दियो, समझी? भले ही रूहानी की बातें रेनू और उसकी जेठानी के पल्ले ना पड़ती हों, लेकिन रूहानी के दिल में एक दर्द जरूर था। खैर, अपनी बातें पूरी करके वो वहाँ से चली जाती है तो वही रूहानी से अब अपनी भाभीयों के अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो खुद से बोलती है, अब मुझसे भाभी का ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज जब भैया आएंगे तब मैं खुद ही भैया को बोल दूंगी कि मेरी शादी करवा दें। रूहानी अब रात का इंतजार करने लगती है। रात को जब जतिन और नितिन घर आते हैं तब रूहानी अपने भाइयों के सामने अपनी शादी की बात रखती है। ये सुनकर जतिन बोलता है, रूहानी ठीक हो तुम? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपना घर संभालने लायक हो चुकी हूँ, बस इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि रूहानी शादी लायक हो चुकी है, इसकी अब शादी करवा दो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वैसे भी मेरी नजरों में एक बहुत अच्छा लड़का है, अगर आप कहें तो क्या मैं उससे रूहानी की बात करूं? रेनू की बात सुनकर जतिन उसको हाँ कर देता है, जिसके बाद रेनू अपनी जेठानी के साथ उसके कमरे में जाती है और फोन पर बातें करते हुए बोलती है, अरे बहन, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। देखिए, इसी बहाने आपको आपके घर की एक नौकरानी भी मिल जाएगी और मेरे घर से एक बोझ भी हट जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो आप कल आ रही हो ना? चलो ठीक है। दीदी, आपको पता है कल वो लोग आ जाएंगे, पर लड़का बहुत खराब है, नशेड़ी है। अगर कहीं इन लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? खैर हमें क्या, अब बहुत जल्द हमारा पीछा छूटने वाला है इससे। सही बोल रही हो तुम रेनू। रेनू और कोमल आपस में बात ही कर रहे होते हैं तो वहीं खिड़की से सब कुछ रूहानी और नितिन सुन लेते हैं। अगले दिन जब लड़के वाले आते हैं तो रूहानी उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर देती है, पर नितिन अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए वो लड़के वालों के सामने ही अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है,
तुझे तो अपनी पत्नी बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। नितिन, ये क्या कर रहे हो तुम? बस बहुत हुआ, आप ना ही बोलो भाभी, वरना मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। कैसे बात कर रहा है तू? भाभी है तेरी, इज्जत से बात कर। भैया, ये दोनों औरतें इसी के लायक हैं, क्योंकि ये हमारी बहन की माँ समान भाभी नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। इतना बोलकर अब नितिन अपने भाई को सब कुछ बता देता है। ये जानकर जतिन को भी बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उन लड़के वालों को घर से निकाल देते हैं और अपने पत्नी से वो कहता है, कोमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन को तुम्हें बेटी बना के रखना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उसे ननद तक नहीं समझा। अरे ननद तो दूर की बात है, तुम तो उसे इंसान तक नहीं मानती। निकल जाओ, तुम दोनों के दोनों इस घर से निकल जाओ। जो मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करे, मुझे वो इंसान एक सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं होगा। निकलो ऐसे। तुमने आज तक बहुत कर लिया हमारी बहन के साथ ऐसा बर्ताव। अरे हम तो उसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तुमने आज तक उस पे खरोच नहीं आने दी, और तुम लोग की इतनी हिम्मत हो गई कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। उसकी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। मुंह क्या देख रही हो मेरा? निकलो यहाँ से। भैया रुक जाइए, भाभी को घर से मत निकालिए। मैं ना तो पहले आप लोगों का घर बर्बाद करना चाहती थी और ना अब करना चाहती हूँ। प्लीज़ भैया, आप लोगों का रिश्ता खराब ना हो, बस इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। ये दोनों मेरी माँ समान हैं, इनको मत निकालिए। हमें माफ कर दीजिए। हाँ जतिन जी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भैया, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, माफ कर दो भाभी को। रूहानी कभी नहीं चाहती थी कि उसका घर बिखरे, इसलिए उसने कभी अपने भाभी की शिकायत नहीं की। उनके इतना गलत करने के बाद भी रूहानी अपनी भाभी का ही पक्ष ले रही थी। रूहानी को ऐसा करते देखकर दोनों भाभियों को बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी ननंद से माफी मांगती हैं और इस तरह रूहानी भी उन्हें माफ कर देती है और बन जाता है एक प्यारा सा बंधन, जिसे कहा जाता है ननंद एक अनोखा बंधन। नेहा अपने छोटे से परिवार में रहती थी, जिसमें उसकी सास, उसका पति और एक देवर रहा करते थे। नेहा जितनी देखने में सुंदर थी, उतनी ही संस्कारी भी थी। ऐसी एक दिन नेहा सभी के लिए खाना बनाती है। तभी उसका देवर विक्रम खाने को देखकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपको तो पता है ना, करेले की सब्जी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर आपने ये क्यों बनाया? अरे बनाने से पहले अब पूछ तो लेती। देवर जी, मुझे नहीं पता था कि आपको करेले पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं बाहर से ना कुछ खा लूंगा। अरे नहीं नहीं देवर जी, आप यहाँ बैठिए, 10 मिनट लगेगी मुझे। मैं आपके लिए स्पेशल पनीर पराठा बना कर लाती हूँ। आइला, पनीर का पराठा? ये क्या होता है और बनता कैसे है? आप इसकी चिंता मत कीजिए देवर जी, आप मेरे इकलौते और छोटे देवर हैं। अब आपकी फरमाइश को सर आंखों पर तो रखनी ही पड़ेगी ना, इसलिए आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पनीर पराठा बनाकर ला रही हूँ। जहाँ नेहा किचन में पनीर का पराठा बनाने जाती है, तो वहीं बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर उसकी सास सुनीता और पति रोहित आ जाते हैं। सब लोग खाने के टेबल पर गर्मा गर्म खाना तो देखते हैं, लेकिन नेहा को नहीं देखते। ये सब देखकर सुनीता अपने छोटे बेटे विक्रम से कहती है, विक्रम, तेरी भाभी कहाँ गई? अरे जब उसने खाना बना लिया था तो हमें बुलाना चाहिए था ना उसे। खुद खाना बनाकर गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ, वो क्या है ना, मुझे ना करेला पसंद नहीं, और भाभी ने ना करेला बनाया था, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए ना पनीर का पराठा बनाएंगी, और वो बनाने गई है, इसलिए ना अभी तक बुलाया नहीं किसी को। विक्रम, तू कब बड़ा होगा? अरे उसे इस घर में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो भला उसे इस घर के लोगों की पसंद नापसंद कैसे पता होगी? तू भी ना बेचारी को इस गर्मी में खाना बनाने के लिए दोबारा भेज दिया। रोहित और सुनीता विक्रम को बोल ही रहे थे कि तभी अपने हाथों में पनीर का पराठा लिए और उस पर बटर डाले नेहा वहाँ आ जाती है और अपने देवर विक्रम का सपोर्ट करते हुए उससे कहती है, माँ जी, रोहित जी, आप लोग मेरे देवर पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या हो गया अगर मैंने दोबारा खाना बना लिया तो? कोई बात नहीं, इसी बहाने आप लोगों को भी मेरे हाथ का स्पेशल पनीर पराठा खाने को मिलेगा। स्पेशल पनीर पराठा? अब ये क्या है? ये क्या है? देखा, आप लोगों को भी नहीं पता था कि पनीर पराठा क्या है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि पनीर पराठा एक स्पेशल पनीर पराठा है, जिसे खाकर आप ना सिर्फ थाली
बल्कि उंगलियां भी चाटने लगेंगे। तो अब आप लोग बेफालतू में मेरे देवर जी को सुनाइए मत और खाने की टेबल पर बैठिए। मैं आप सभी का खाना परोस देती हूँ। इस तरह सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद नेहा सभी के प्लेट में पनीर पराठा और ऊपर से बटर डालकर सबको खाने के लिए देती है। जैसे ही सब लोग पनीर का पराठा खाते हैं, वैसे ही उनके मुंह से नेहा के लिए तारीफ निकलने लगती है। अरे वाह बहू, सच में तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ये तूने जो भी बनाया है ना, लाजवाब बनाया है। मन तो कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पनीर की रोटी ही खाऊं। मम्मी जी, ये पनीर की रोटी नहीं बल्कि स्पेशल पनीर पराठा है। हाँ बहू, जो कुछ भी है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा बनाया है तूने। सही कहा था तूने, प्लेट के साथ साथ मैं उंगलियां भी चाट कर खाऊंगी। अब भाई तू तो मुझे बस पनीर के पराठे की आदत लगवा रही है। हाँ, तुमने सच में पनीर का पराठा बहुत ही अच्छा बनाया है। एक काम करो, को मेरे लिए लंच के लिए भी पैक कर दो। मैं अपने दोस्तों को भी तुम्हारे हाथ का ये टेस्टी पराठा जरूर खिलाऊंगा। भाभी, मेरे लिए भी ना पैक कर देना। वो क्या है ना, मैं कॉलेज जाता हूँ, कमाता नहीं, फिर भी ना आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। हाँ बहू, वैसे तो मैंने तुझे पहली रसोई में ही एक दे दिया था, लेकिन आज मैं दोबारा अपने सोने का हार दूंगी तुझे, जो कि हमारा पुश्तैनी हार है। सभी को पराठे बहुत ही पसंद आते हैं और नेहा भी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी ये स्पेशल रेसिपी उसके ससुराल वालों को पसंद आई थी। अब थोड़ी देर बाद विक्रम पनीर का पराठा पैक करके अपने कॉलेज में ले जाता है, तो वहीं रोहित पनीर का पराठा पैक करके अपने ऑफिस ले जाता है और सुनीता अपनी बहू को अपना पुश्तैनी हार दे देती है। रोहित अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ अपनी बीवी का हाथ का बनाया हुआ पराठा खा रहा था। तभी उसका दोस्त रोहित से कहता है, रोहित, ये पनीर के पराठे तो लाजवाब है। ये बनाए किसने है, जरा हमें भी तो बता। अरे पागल, और कौन बनाएगा? तेरी भाभी ने ही बनाया है। पता नहीं कहाँ से सीख कर आई है, पर जो भी कहो, खाना बड़ा अच्छा बनाती है। अगर ऐसा है ना तो चल आज शाम को ना अपने घर में ना पनीर पराठे की पार्टी दे दे, वो भी भाभी के हाथों से बने हुए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी बीवी किसी को भूखे पेट नहीं जाने देती। तुम सबका मोस्ट वेलकम है। इस तरह रोहित और दोस्तों की हंसी टिटोले जारी रहती है और शाम को जब रोहित अपने घर आता है तो उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आ जाते हैं। रोहित जी, आप इतनी जल्दी? नेहा रोहित से बात करती है कि तभी पीछे से उसके दोस्त आते हैं और नेहा से बोलते हैं, भाभी, बड़े बड़े देशों में पनीर के पराठे खाए जाते हैं और हम आपके घर पनीर के पराठे खाने आए हैं। वो भी रोहित ने हमें कहा था, इसलिए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, वो भी मेरे हाथ के स्पेशल पनीर पराठे खाने। अब आप लोग अंदर आइए और बैठिए, मैं आप सभी के लिए अपने हाथ के स्पेशल पनीर पराठे बना कर लाती हूँ। और इस तरह रोहित के सभी दोस्त घर पर आ जाते हैं और नेहा अकेले ही उन सभी के लिए पनीर के पराठे बनाती है। पनीर पराठा खाने के बाद सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उनमें से ही रोहित की एक दोस्त, जिसका नाम काजल था, वो उससे कहती है, भाभी आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके हाथ में सच में जादू है, जादू। तभी तो आप पनीर का पराठा इतना अच्छा बनाती हैं। वैसे आप जब इतना खाना अच्छा बनाती हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं चालू करती हैं? सोचिए, अगर आपका बिजनेस शुरू हो गया तो इस मोटी बुद्धि को भी कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक क्लाइंट है जो बड़ी बड़ी डील करवाता है, अगर आप कहें तो मैं उनसे आपके लिए बात करूं। नेहा कुछ बोलती इससे पहले ही उसकी सास आती है और काजल से बोलती है, काजल बेटा, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। इसी बहाने मेरी बहू घर में खाली भी नहीं बैठेगी और हरदम वो कुछ न कुछ करती ही रहेगी, क्योंकि मेरी बहू को बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। जो काम करना है उसे वो घर बैठे कर लेगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए आंटी, भाभी को काम दिलवाने का काम मेरा है। बस भाभी को स्पेशल पनीर पराठे बनाने होंगे, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बहाने भाभी के साथ साथ मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। अब क्या था, काजल की डील सुनकर सभी हाँ कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ काजल नेहा को एक बड़ी सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देती है, जिसके बाद काजल नेहा के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देती है और इस तरह दोनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।